अभी तक हमने अम्ल और क्षार इन दोनों के पीएच के बारे में पढ़ा। ठीक है, अम्ल में क्या पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है, और वो H+ आयन कैसे उसके अम्लता को डिसाइड करता है ये हमने पढ़ा। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमने क्षार का पढ़ा, हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा कि कैसे किसी अम्ल या क्षार को उसकी अम्लता या क्षारकता को कैसे पूरे विश्व स्तर पे कैसे डिसाइड करते हैं। एक सार्वत्रिक सूचकांक होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल में हमने ये तो देख लिया कि अम्ल और क्षार का क्या अम्लता और क्षारकता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इंग्रेडिएंट यानी कि लवण के बारे में। लवण में हम पीएच कैसे डिसाइड करते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो वो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें कि लवण बनता है। तो अब लवण जब उदासीनीकरण हो गया है तो फिर उसमें कैसे पीएच बताएंगे हम, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना कि जब अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बना तो इस सभी क्रिया को हमने कहा उदासीनीकरण, यानी कि उसमें ना अम्ल के गुण बचे और ना क्षार के गुण बचे। फिर कैसा पीएच की गणना, वो ऐसा कि जब हम दोनों को एक इक्वल पावर है दोनों के पास, ठीक है, एक हाईली पॉजिटिव एक नेगेटिव हाईली नेगेटिव है, तब तो वो दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा ना। जितने सैनिक आपके अपने अगले के भी हैं तो फिर तो बराबर की लड़ाई होगी। लेकिन अगर उसमें कोई एक कमजोर है और एक कोई तेज है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पार्शियल डिसीजन हो जाता है। वही यहां पर है कि जैसे लवण, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तब तो जो लवण बन रहा है उसका पीएच 7 ही होगा, यानी वो बफर होगा। ठीक है भाई, प्रबल अम्ल भी था, प्रबल मतलब दोनों बराबर के ही कैटेगरी के थे, तब पीएच जो है 7 है, तब तो सॉल्यूशन बफर है, कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक तगड़ा पड़ा, प्रबल हुआ और कोई एक दुर्बल हुआ तो बॉल किसके खेमे में जाएगी, प्रबल वाले के खेमे में ना। अब जैसे ही मान लीजिए अगर आपने प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार को मिला दिया, ठीक है, अम्ल प्रबल है यानी कि खूब सारा ये H+ आयन देगा, भरपूर देगा। आपके जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, उसमें H+ आयन भरपूर रहेंगे। लेकिन जो क्षार आपने लिया है वो दुर्बल है, वो इतने माइनस आयन दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो जो माइनस आयन कम है, तो जब कम है तो कम रिएक्शन कर पाएंगे, तो कुछ H+ आयन जो होंगे वो बच भी जाएंगे। तो अगर वो H+ आयन बच गए तब तो ये बफर सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, तब तो ये थोड़ा सा अम्लीय हो जाएगा। तो अगर अम्लीय हो जाएगा तब इसका पीएच कितना होगा, 7 से थोड़ा सा नीचे आएगा। याद है ना, स्केल में 0 से लेके 7 तक अम्लता दिखाती है, 7 उसका बफर सिचुएशन होता है, उदासीन, और फिर 7 से जितना आगे पॉइंट बढ़ते जाते हैं उतना ही वो बेस की तरफ जाता है। ठीक है, तो जब अगर प्रबल अम्ल है यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें H+ आयन भरपूर मात्रा में है, लेकिन क्षार आपने दुर्बल मिला दिया है, तो दुर्बल अगर है तो उसके आयन कम होंगे, वो कम आयन में टूटेगा। कम आयन में टूटेगा तो उसके आयन H+ को, सारे H+ आयन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ H+ आयन आपके सॉल्यूशन में बचेंगे, और वही बचे हुए H+ आयन आपका जो लवण है, जो सोल्यूशन है, उसको क्या देगा, अम्लता देगा। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलते हैं तब पीएच क्या होता है सोल्यूशन का, 7 से थोड़ा ज्यादा होता है, वो सोल्यूशन अम्लीय होता है। अब इसी का उल्टा क्या होगा, अगर अम्ल दुर्बल बढ़ गया, ठीक है, और क्षार प्रबल है, तो अगर क्षार प्रबल है तो OH- आयन ढेर सारे हैं, लेकिन H+ कम है तो OH को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। माइनस आयन ज्यादा है तो उसका लवण का जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा, यानी कि इसका जो प्रकृति होगा वो क्षारीय होगा, आपके सॉल्यूशन का थोड़ा क्षारीय होगा। तो ये हो गया लवण के पीएच की गणना। इसके बाद अब हम एक एक करके कई लवण पढ़ेंगे। एक साधारण लवण है, लवण को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो नमक हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो नमक तो आप जानते ही हो, नमक क्या है, NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, जो आपके घर में होता है नमक, आप जानते ही हो उसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड के मिलने से लवण बनता है, वही NaCl, उसी को हम अपना डेली रूटीन में यूज करते हैं। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो गांधी जी हैं उन्होंने दांडी मार्च किया था, नमक आंदोलन किया था, तो वो कहाँ तक गए थे, दांडी मार्च करके समुद्री किनारे तक, वहां पर उन्होंने नमक उठा के ये कानून तोड़ने का बीड़ा उठाया था ना, क्योंकि नमक तो बहुत बेसिक नीड है, उस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है ना, इसके लिए ये सारा मार्च हुआ था। तो जो नमक है, आप इससे समझ में आ ही रहा है कि समुद्र से नमक
निकाला जाता है। सब में सिर्फ NaCl ही नहीं मिलता है, सोडियम क्लोराइड ही नहीं मिलता है, कई सारे सॉल्ट होते हैं, वो सारे मिक्सचर होते हैं उसमें, ठीक है। तो जब समुद्र से नमक निकाला जाता है तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें से सोडियम क्लोराइड निकाला जाता है। सोडियम क्लोराइड सिर्फ हमारे वो डेली रूटीन में खाने में ही काम नहीं आता है, इससे और भी कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक कच्चा माल की तरह आप कह सकते हो कि सोडियम क्लोराइड को यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से और क्या क्या बनता है, जैसे कि बेकिंग सोडा NaOH बनता है, ठीक है, बेकिंग सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है, विरंजक चूर्ण इससे बनाते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसका एज अ सॉल्ट तो यूज है ही डेली लाइफ में, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो NaCl से बनेंगे, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ साधारण नमक यानी NaCl की बात हो रही है। तो NaCl का आपने पूरा जान लिया कि ये कहाँ से मिलता है और कैसे हम तक पहुंचता है और कैसे इसका अन्य चीजों में भी यूज होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पहला यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक लवण है ना, हमने बताया ना कि हाइड्रोक्साइड है, OH है तो लवण ही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता कैसे है, तो अभी आपको मैंने बताया कि जो NaCl है ये कच्चा माल की तरह इस्तेमाल आप समझ लो करते हैं। तो बेस की तरह हम NaCl से ये सारे प्रोडक्ट NaCl से बनते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम NaCl लेंगे, उसका एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसमें वाटर जब मिलाया जाएगा तो Na और Cl अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। Na प्लस चार्ज है, Cl माइनस चार्ज है, ये अलग अलग हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका आपको बुक में भी, आपके बुक में ये दिया हुआ है एक पूरा प्रैक्टिकली करके कि एक हमने कंटेनर लिया है, उसमें एनोड बनाया है, कैथोड बनाया है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी कि क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। क्या 2NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलाया गया तो मिला 2NaOH, क्लोरीन भी गैस निकल गई, हाइड्रोजन भी। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, क्यों, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे ही तो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मुक्त होती है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की ही तरफ तो जाएगा। फिर कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। आप यहाँ ये देख सकते हो कि कैसे एक कंटेनर में NaCl का हमने सोल्यूशन लिया, इसमें हमने एनोड और कैथोड दो प्लेट लगाई, एनोड का मतलब प्लस चार्ज, कैथोड का मतलब माइनस चार्ज। अब सोल्यूशन में क्या होगा, नमक का घोल घुला हुआ है, इसमें जो प्लस वाला है एनोड है, इस पे क्या होगा, माइनस जाएगा यानी कि क्लोरीन इसकी तरफ जाएगा, और जो माइनस है कैथोड है उसकी तरफ क्या जाएगा, प्लस चार्जेस उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इधर जो है एनोड से कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहां से निकल रही है, कैथोड की तरफ से, क्योंकि वो प्लस चार्ज है। देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया हमने लगाई है कि उसमें एनोड और कैथोड बनाकर और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर ली। ये जो हाइड्रोजन क्लोरीन गैस है इसको हम व्यंजन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा नमक है ही, इसका इस्तेमाल तो होता ही है। अब क्या है, देखिए क्लोरीन जो गैस है इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जो इस पूरी प्रक्रिया में, अब ये तो हमने एक सॉल्ट बना लिया, इसका तो एक अलग ही यूज है ना। उसके बाद जो क्लोरीन गैस निकल रही है उसको, इससे हम बनाएंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा कि जो पानी वानी है उसको साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, या आप कभी कभी घर में सुनते हैं ना कि पानी से क्लोरीन की महक आ रही है ना, वो क्लोरीन क्यों उसमें डाला जाता है, पानी को साफ करने के लिए, वो विरंजक की तरह काम करता है क्लोरीन। अब इससे विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, देखिए जो बुझा हुआ चूना है CaOH टॉइस, ये बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तो जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये क्लोरीन जो है वो CaOCl2, ठीक है, ये एक विरंजन चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये हमें विरंजन चूर्ण, यहाँ आपको विरंजन चूर्ण मिल गया और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब इस विरंजन चूर्ण का
इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, वस्त्र उद्योग में होता है, ठीक है, सूती या लेनिन कपड़ों के उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कागज के उद्योग में किया जाता है, जो लकड़ी से उसकी मज्जा अलग करने के लिए वहां किया जाता है, लॉन्ड्री में किया जाता है, कपड़े साफ करने के लिए किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग इन सब में किया जाता है, और एक उपचाया के रूप में किया जाता है। पीने का पानी है उसको साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरे सॉल्ट पे जा रहे हैं। दूसरा सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आपने नाम बहुत सुना होगा, अपने घर में भी सुना होगा। कुकिंग में छोले वोले बनाओ तो थोड़ा सा सोडा डाल दो, है ना, या कुछ ब्रेड वेड बनाया या कुछ खमीर उठाना है तो सोडा डालो, जल्दी से फटाक से हो जाएगा। तो ये बेकिंग सोडा है क्या? बेकिंग सोडा का केमिकल जो वो है, फॉर्मूला है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज ये NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक। ये बनता कैसे है? फिर से वही NaCl जो हमारा बेसिक हमारे पास एक उत्पाद है, ठीक है, उसको लेंगे, NaCl को लेंगे, उसमें वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे और उसमें CO2 प्रवाहित करेंगे और उसमें हम मिलाएंगे अमोनिया। तो अब देखिए अब होगा क्या, NH4Cl बन जाएगा। ये अमोनिया है, इसको जो है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ने दे दिया, वाटर मॉलिक्यूल से एक मिल गया, और यहाँ पर Cl, तो ये NH4Cl बन गया, ठीक है। अमोनिया को हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, ये हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। अब इसमें होता क्या है, जो आप देखते हो आपके घर में जो क्रिस्टल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में है, ठीक है, आप ले आए हो, क्या ले आए हो? ये बेकिंग सोडा ले आए हो, ये क्रिस्टल के फॉर्म में है। अब क्या होगा कि आप इसको जब यूज करेंगे तो क्या होता है कि जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक। वही जो आप पाव रोटी या ब्रेड में देखते हो, जगह जगह से छेद रहते हैं, स्पंजी जो हो जाता है, जो मैदा फूल जाता है, खमीर उठ जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही वो बीच से निकल जाती है, और जहां से निकलती है वहां वो जो है बबल छोड़ जाती है, स्पेस छोड़ जाती है, उसी से स्पंज बनता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हमने इसको हीट दिया, गर्म किया, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। अच्छा, अब इस तरह से ये जो बेकिंग सोडा है इसका आपको इस्तेमाल आप देखते हो कि एसिडिटी वगैरह जब होती है तो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसको एंट एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये एंट एसिड है इसका कैरेक्टर कैसा है? बेसिक कैरेक्टर है ना। तो ये क्या करता है, जो अंदर एसिड बन रही है उसके प्रभाव को कम करता है। हर बेस को तो आप नहीं खा सकते हो ना, ये भी तो बात है। जैसे अब कह दिया गया कि अब मैंने आपको बता दिया एसिड बन रही है, आप कोई बेस ले लीजिए तो उससे आपकी गैस में आराम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी, हाँ भैया ये वाला ये क्षार है हम इसको खा ले, हर क्षार आप खा भी तो नहीं सकते हो ना। तो वही है, हम जो गैस वैस पेट बनती है तो हम इसको एंट एसिड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। किसको? बेकिंग सोडा को, ठीक है। और खमीर उठाने में और फूड इंडस्ट्री में, इन सब चीजों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो सोडियम कार्बोनेट है इसको आप वाटर मॉलिक्यूल दीजिएगा तो ये जो है क्रिस्टल के फॉर्म में फिर से आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अब धोने का सोडा, यानी धावन सोडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी तक ये बेकिंग सोडा था और इससे हमने सोडियम कार्बोनेट निकाल लिया है, और सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर मॉलिक्यूल भी मिल जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में ये हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? धावन सोडा, ठीक। अब धावन सोडा आप जान ही रहे हो, साबुन या डिटर्जेंट है, इसका इस्तेमाल आप जान ही रहे हो, इसका घर में इस्तेमाल होता है, साबुन के लिए इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, है ना। और जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए भी धावन सोडे का इस्तेमाल करते हैं। कांच, साबुन और कागज के फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है और इससे बोरेक्स का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास कितने तरह के लवण हैं और वो लवण की पीएच क्या होते हैं और उन लवण का अलग अलग उपयोग कैसे होता है, उनका निर्माण कैसे होता है और उनका बेसिक प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है और लवण का रंग क्या हो जाता है? सफेद। जब वाटर मॉलिक्यूल हट जाते हैं तो लवण किस रंग का हो जाता है? सफेद हो जाता है। और जब फिर से उसे जल में भिगो देते हैं तो उसका कलर वापस से ब्लू हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल उसमें
जुड़ जाते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जितने मॉलिक्यूल इसमें जुड़े होते हैं, जैसे 10H2O है, तो ये 10H2O क्या है? क्रिस्टलन जल की संख्या है। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 और 5H2O। ये 5H2O जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये क्रिस्टलन जल की संख्या है। ये क्रिस्टल के फॉर्म में इसमें 5H2O जुड़ता है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो 1.5 निकल जाता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल ही इसके साथ बचता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पे ये जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, यानी कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल ही इसमें जुड़ा होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पे पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, कैसे? CaSO4 और हाफ H2O है। अब इसमें अगर आप फिर से वाटर मॉलिक्यूल मिला दीजिए तो ये CaSO4 2H2O जिप्सम बन जाएगा, जो कि स्ट्रांग हो जाता है, कठोर हो जाता है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा हुआ है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है, यानी कि इसका 2 रहेगा, CaSO4 का 2 रहेगा, तो इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। इसी हिसाब से आधा, आप कहोगे कि वाटर को आधा कैसे बांटेंगे, तो इसको 2 कर दीजिए तो ये पूरा हो जाएगा एक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इन सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में पढ़ा अम्ल, क्षार, लवण और कई लवण के उपयोग और अम्ल और क्षार के उपयोग। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।